विधानसभा में विधायकों के साथ हुई बर्बरता पर नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आया। विपक्षी विधायकों के साथ हुई मारपीट के लिए मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार। सीएम नीतीश के इशारे पर पुलिस ने चलाई लाठियां। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव संपन्न। पहले चरण में बड़े पैमाने पर वोट, जगह जगह देखने को मिली हिंसा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद कूड़े के ढेर में बरामद हुई शराब। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की छापेमारी की। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान हुआ खुलासा। होमगार्ड जवानों का धरना जारी। अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। पुंगा साईं मंदिर जाने वाले रास्ते को किया जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बिहार पुलिस विभाग अब विधायकों के साथ मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की जांच का जिम्मा सदन की आचार समिति को सौंप दिया है। इधर पूरे मामले पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में विपक्षी विधायकों के साथ हुई मारपीट के लिए विधानसभा अध्यक्ष को दोषी मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ मारपीट सीएम नीतीश कुमार के इशारे पर पुलिस ने की है। गौरतलब है कि गुरुवार को बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और डीजीपी ने साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर ही पुलिस ने एक्शन लिया था। लेकिन तेजस्वी यादव ने सरकार के अधिकारियों के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और अब सीधे तौर पर सूबे के सूबेदार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। कुमार, सीधे आपके पास जाना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त लगातार ये पूरा मामला तूल पकड़ने लगा है, जिस तरीके से हमने सदन में जो कार्रवाई हुई विधायकों के साथ वो देखी, इसके बाद से अब लगातार जो सत्ता पक्ष है वो और जो विपक्ष है वो अब आमने सामने आकर खड़ा है और अब विपक्ष सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये पूरा मामला सदन के अंदर जैसे ही हुआ था उसके बाद से ही ये मामला तूल पकड़ने लगा था और यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि बिना सरकार के इशारे पर किसी भी विधायक के ऊपर हमला नहीं होता। यानी जिस तरह से स्पीकर के सवाल पर स्पीकर की मौजूदगी में पुलिस बल बाहर से बुलाए गए, तमाम माननीय विपक्षी माननीयों को पीटा गया, लातों से पीटा गया, कॉलर पकड़ा गया। इतना ही नहीं, जो माननीय महिला विधायक थी उनके ऊपर भी जिस तरह से पिटाई की गई, ये कहीं ना कहीं अब ये सदन से लेकर के सड़क तक ये गूंज सुनाई दे रही है। मामला लगातार कहा जा रहा है कि इस पर जांच होगी, जांच की जो रिपोर्ट आएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन तेजस्वी यादव का दावा है कि उनके पास भी तकरीबन 200 से ज़्यादा फुटेज हैं जिसके आधार पर उनके ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मांग है तेजस्वी यादव की, लेकिन सरकार की अपनी दलील है, सरकार का अपना पक्ष है। सरकार की तरफ से जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो सरकार ये कहती है कि यह विशेषाधिकार स्पीकर का था, यानी कि विजय कुमार सिन्हा जो स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष है, ये उन्होंने ऐसा किया है तो उनका विशेषाधिकार है और वो कर सकते हैं। जब उनके आसन पर खतरा मंडराने लगा या फिर बेल में जिस तरह से सदन कुर्सियां और टेबल पर चढ़ गए, विपक्ष लगातार जो है हमला करने लगा, तब जाकर के विपक्ष ने फिर जो विधेयक की जो प्रतियां थी वो हवाओं में लहराने लगे, फाड़कर फेंकने लगे, आसन के ऊपर फेंकने लगे। प्रेम कुमार को जब आसन पर बैठाया गया उनके साथ भी बदतमीजी की गई। तो उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। तो सरकार की अपनी दलीलें हैं, सरकार का अपना पक्ष है। वो ये कह रही है कि विधानसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ संवैधानिक था। जी कुमार गौतम, जिस तरीके से कुमार गौतम आपको रोकना चाहेंगे, जिस तरीके से आप ये सारी बातें करें, आप पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं आप स्पीकर को लेकर भी बात करें, लेकिन अगर जो पूरा वाकया हुआ, अगर उस वाकये पर पूरी नजर डाली जाए तो क्या कहीं ना कहीं विपक्ष सही था? क्योंकि गलतियां तो विपक्ष ने भी की थी, जो विपक्ष कर रहा था वो भी कहीं ना कहीं सीमा को लांघ रहा था। जी कुमार।
बिल्कुल, आपने अहम सवाल पूछा अभिषेक कि जिस तरह से विपक्ष ने जो गलतियाँ की है या हालांकि विपक्ष अपनी गलतियों को मानने से इनकार कर रहा है। विपक्ष बिल्कुल। ये कह रहा है कि सदन के अंदर जब प्रश्नों को पूछा जाता है या सरकार के खिलाफ कोई बात की जाती है, तब सरकार इस तरीके का काम करती है और सदन के अंदर अगर हम विपक्ष की भूमिका में सवाल न पूछे तो क्या पूछे, सरकार को अगर घेरने की कोशिश न करें तो क्या करें। विपक्ष का काम है और विपक्ष का ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो अधिकार है उससे ज़्यादा काम किया गया विपक्ष की तरफ से। सदन आसन के ऊपर हमला या आसन के ऊपर चढ़ जाना, आसन के खिलाफ नारेबाजी करना, सरकार के विरोध में कुछ ऐसी बातें कहना जो असंवैधानिक है। देखिए ये तूल उस वक्त पकड़ा अभिषेक, हम आपको बता दें जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने माननीय मंत्री के जब जवाब दे रहे थे तो मंत्री के ऊपर उन्होंने कहा था कि न जाने कैसे कैसे मंत्री बना दिए गए हैं। ये सवाल जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ गया था और इसी सवाल के जवाब में इनके ऊपर हमला किया गया और सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सदन के अंदर, सदन के बाहर, दोनों तरफ से। इवन कि आपने देखा कि 25 तारीख को सदन के बाहर जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो प्रदर्शन होते हैं, उस प्रदर्शन के आधार पर भी लगातार ये कहने की कोशिश की गई कि जो बिहार बंद हुआ है वो तमाम जो विधायक हैं उनके ऊपर जो हमले किए गए, उनके ऊपर जो हमले करवाए गए, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो सरकार के इशारे पर हो रही है। तो कहीं बिल्कुल ना कुमार। कहीं सरकार को लेकर के और सरकार के साथ जो अंग है उसकी वो असंवैधानिक तरीके से है। तो आपका जो सवाल है वो साफ तौर पे है कि विपक्ष अपनी बात तो, लेकिन विपक्ष अपनी बात पे अड़ा हुआ है। क्या उस साफ तौर पे उसने कहा कि हमने जो भी काम किया है वो सदन की गरिमा और मर्यादा को देखकर किया है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर हमला करवाया गया, जूते की नोक से पिटाई की गई, जूते चलाए गए, ये कहाँ तक उचित है। तो इन तमाम सवालों के जवाब अब सदन से लेकर के सड़क तक विपक्ष प्रदर्शन के जरिए पूछने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरे मामले में जो स्पीकर ने जांच करवाई है, तो उस जांच की जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर भी अब आगे तय होगा जी आखिर जी कुमार, लेकिन कुमार जिस तरीके से आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, कुमार आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पर विपक्ष की बात कर रहे हैं, अगर विपक्ष को लेकर बात की जाए तो विपक्ष इस वक्त साफ तौर पर जो नवजात शिशु होते हैं उनकी तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि नवजात शिशु यही करते हैं, वो गलती करते हैं लेकिन गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर उन्हें उनके माता पिता कुछ रोकते हैं तो वो रोने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार विपक्ष इस वक्त काम करा, उन्होंने गलतियां की। वो जिस तरीके से सदन में हंगामा कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने सीमा को लांघ दिया, उसके बाद जब उन्हें रोकने के लिए पुलिस बुलाई गई तो इसके बाद अब वो वही काम कर रहे हैं कि हम रोएंगे और सीधे तौर पर यह दिखाएंगे कि गलती हमारी नहीं है, हम तो केवल शांतिप्रिय ढंग से अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो तस्वीरें कुमार हमने पहले देखी थी वो तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि कहीं ना कहीं गलती विपक्ष की भी है। विपक्ष ने ही इस पूरे वाक्य को अंजाम दिया है। कहीं ना कहीं स्पीकर का भी दायित्व बनता है कि वो सदन में इस तरीके की जो गरिमा लांघ दी जाती है, जो एक सीमा होती है, वो सीमा लांघ दी जाती है, तो उसके बाद स्पीकर भी कुछ करेंगे। जी जी कुमार। अभिषेक, देखिए जिस नवजात शिशु की बात आप कर रहे हैं, तो जहाँ तक मुझे एक याद है कि मैंने शायद क्लास 10th में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, इंग्लिश के अंदर एक पोएम था जिसमें शेक्सपियर ने लिखा था कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज इज अ फेमस पैसेज फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा यू लाइक इट, इट इज अ स्पीच ऑफ जैक्स सिमिकल कैरेक्टर ऑफ द प्ले, फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ इन्फेंसी व्हेन ही क्राइज एंड वोमाइट्स मिल्क इन द आर्म ऑफ हिज नर्स। यानी कि उस पंक्ति में ये कहा गया था, शेक्सपियर्स ने लिखा था कि नवजात बच्चे कि भी अपना एक स्टेज होता है और उस स्टेज के तहत वो व्यवहार करता है। लेकिन क्या ये माननीय जिनको जनप्रतिनिधियों ने सदन पहुंचाया है वोटों के आधार पर और कोरोना संकट में जिनको वोट दिया है, वो जनप्रतिनिधि यदि अपनी सदन की गरिमा नहीं रखेंगे, यदि अपने सभापति की गरिमा नहीं रखेंगे, अपने अध्यक्ष की गरिमा नहीं रखेंगे, तो फिर ऐसे माननीयों को माननीय कहलाने का हक है क्या? दूसरी बात कि यदि विपक्ष ने अगर गलतियां की है तो सरकार इस तरीके की चीजें डायरेक्ट बाहर से पुलिस फोर्स बुला करके पीट सकती है क्या? तो ये दोनों न्याय संगत है नहीं है, ये सदन की मर्यादा है। लेकिन चाहे जो भी चीज हुआ हो, बिहार को शर्मसार होना पड़ा है, सदन को, लोकतंत्र के मंदिर को धब्बा लगा है। अब चाहे सफाई जितनी भी दी जाए, पक्ष की तरफ से भी दी जाए तो भी, विपक्ष की तरफ से दी जाए तो भी,
दोनों मामले में अब सिर्फ सफाई हो सकती है या फिर माफी मांगी जा सकती है। जी। लेकिन जो सदन के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर जो गंदा धब्बा लगा है, क्या इसको साफ कर सकता है? इसको कोई सर्फ एक्सल साफ नहीं कर सकता। ये इस जी। मंदिर को गंदा करने का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि सभापति का अपना एक कार्यशैली होता है, व्यवहार होता है, सदन के अंदर मंत्रियों का व्यवहार होता है। और अभिषेक, मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जी। वो ये है कि ये सदन के अंदर ऐसा नहीं है, कई सालों से सदन चलता आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन 2021 के बजट सत्र में जो नए चेहरे, नए युवा जो विधायक बनकर के आए हैं, जो माननीय बन के आए हैं, और जो नए चेहरे मंत्री बने हैं, जिनके पास अनुभव की पहले बहुत कमी है, तो माननीय विधायकों के साथ, माननीय मंत्रियों के साथ शायद अध्यक्ष को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक छोटा सा वर्कशॉप जरूर करना चाहिए था, बिल्कुल। ताकि उन्हें इस बात का इल्म हो सके, इस बात का ज्ञान हो सके कि सदन के अंदर किस तरीके से मर्यादित तौर पे व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये कुमार, वर्कशॉप बिल्कुल कुमार, न आपने बिल्कुल सही बात कही यहां पर कि कहीं ना कहीं एक बिठाकर समझाने की, बताने की यहां पर बात है कि किस तरीके से गरिमा होती है, किस तरीके से पद की गरिमा होती है, किस तरीके से सीमाएं होती हैं और इन सीमाओं को कब लांघ दिया जाता है। इन तमाम चीजों को बताने की आवश्यकता है यहां पर सदन में। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को आपने हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, उसके लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इसी बीच खबर बंगाल से आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर बंपर वोट पड़े हैं। पहले चरण में 73 लाख से ज्यादा वोटर्स को 191 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने था और चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में शाम 6 बजे तक 79.79% वोटरों ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाले। ओपिनियन पोल्स में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और बताई भी जा रही है। ऐसे में सबकी उत्सुकता यह जानने में है कि इतनी भारी तादाद में वोटरों के पोलिंग बूथ पर जुटने के पीछे का संदेश क्या है। इतनी भारी तादाद में वोटिंग से फायदा किसको होने वाला है? क्या ममता वापसी करेंगी या बीजेपी राज्य में ऐतिहासिक उलटफेर करने में कामयाब होगी? और कुल 37 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान में झारखंड के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण सीट बांगमुंडी विधानसभा क्षेत्र है, जहां से आजसू ने भाजपा के सहयोग से अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा। टीएमसी के खिलाफ उतारे गए उम्मीदवार को जीत मिल पाती है कि नहीं, ये 2 मई को तय हो जाएगा। लेकिन आजसू ने भाजपा के साथ अपने रिश्तों को मजबूत जरूर कर लिया है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से, सीधे उनका रुख करेंगे। शुभम, जिस तरीके से यहां पर आजसू और भाजपा का ये रिश्ता कायम होते हुए हम देख रहे हैं, एक मजबूत कह सकते हैं कि दोनों ने मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामा है, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे वाक्य को? देखिए, मजबूती की बात करें तो इससे पहले एक और जानकारी है अभिषेक। जिस तरीका से बंगाल चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और झारखंड की जनता और बंगाल की जनता की निगाहें, और कह सकते हैं कि देश भर की जनता की निगाहें बंगाल चुनाव पर टिकी कि आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। 2 मई को ऐसा क्या फैसला आएगा कि जो सरकार है, जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, किसके हक में जाती है। चाहे वो टीएमसी की बात कर ले, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, दोनों के बीच में कड़ाके की टक्कर है। लेकिन जिस तरीका से आजसू की बात कही आपने, आजसू और बीजेपी ने अपना रिश्ता बखूबी मजबूत कर लिया है। बाघमुंडी से आजसू ने भाजपा के दम पर अपना उम्मीदवार तो उतार दिया है। अब देखना यह होगा कि जो उम्मीदवार उतारा गया है उन पे जनता का कितना असर है, जनता क्या उन्हें मत देकर उन्हें आगे इस चुनाव में खड़ा करती है या नहीं। अभिषेक जी जी शुभम, जिस तरीके से आपने बारमुंडी की बात की, सीट की बात की, तो किस तरीके से ये सीट झारखंड की आवाम के लिए अहम है, क्योंकि सीट तो बंगाल में है, ये क्षेत्र विधानसभा का बंगाल में है, तो किस तरीके से झारखंड में काफी अहम हो जाता है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए, क्योंकि झारखंड में भी उपचुनाव होने को है और उपचुनाव में आजसू के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से खड़े हैं। लेकिन तो कह सकते हैं कि एक तरफ उपचुनाव है झारखंड में और बंगाल में विधानसभा चुनाव है, तो दोनों में ही आजसू का और बीजेपी का जो समर्थन है एक दूसरे के प्रति, तो इसी को लेकर कह सकते हैं कि बाघमुंडी सीट झारखंड के लिए महत्व रखता है। और झारखंड में जिस तरीका से उपचुनाव होने को है और उपचुनाव में आजसू के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए गंगा नारायण यादव वहां से खड़े हैं, और यह देखना होगा कि आखिर की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू फतेह पाती है कि नहीं पाती है। गौर करने वाली बात है, 30 विधानसभा के सीटों पर
बंगाल में चुनाव हुए, कह सकते हैं मतदान हुए और बम्पर वोटिंग हुई है अभिषेक। और वोटिंग का जो बात करें प्रतिशत, वो कह सकते हैं कि 76% से ऊपर का वोटिंग हुआ है। तो कह सकते हैं एक बम्पर वोटिंग हुआ है। 191 उम्मीदवारों का कह सकते हैं फैसला जनता ने किया है। अब यह देखना होगा कि 2 मई को ऐसा क्या फैसला आता है और जनता के द्वारा कौन सी सरकार को एक कह सकते हैं बढ़त और महत्व मिलते हुए नजर आती है। जी 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 शुभम, अगर आपसे जानना चाहें कि इस वक्त जो झारखंड की जनता है, वो झारखंड में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें किसकी ओर है, क्या लगता है कि किसकी ओर हवा चल रही है इस बार? झारखंड में तो उपचुनाव है और वो मधुपुर में है। अब झारखंड की जनता अब यह तय करेगी कि वो अगर समर्थन किसे देती है। अगर समर्थन झामुमो को देती तो जाहिर सी बात है जो गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार है, तो उनका ही समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आजसू और जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी है और दोनों के बीच में कह सकते हैं कि परस्पर संबंध मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कड़ाके की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। लेकिन इसका फैसला तो जनता के हाथों में है, चाहे वो बंगाल चुनाव की बात कर ले, चाहे वो झारखंड में उपचुनाव की बात कर ले। जी जी शुभम, अगर आपसे जानना चाहें कि जिस तरीके से आप चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, अगर बात जीत को लेकर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है, उपचुनाव जीतती है, तो किस तरीके से उसके लिए फायदेमंद होगा झारखंड में? देखिए लगातार, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद 3 उपचुनाव हुए थे, दुमका बेरमो का याद होगा अभिषेक आपको। दुमका और बेरमो में जिस तरीका से जेएमएम के द्वारा कह सकते गठबंधन की सरकार ने जीत दर्ज की थी और भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला था। लेकिन उसी तरह से जो मधुपुर का उपचुनाव है झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी की निगाहें उसी पर टिकी है। प्रॉपर प्लानिंग कर लिया गया, प्रॉपर होमवर्क किया गया है। इसी को लेकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। लेकिन इस पर सत्ता पक्ष यह आरोप लगा रही है कि बोरो प्लेयर के मदद से इस चुनाव को जीतने की तैयारी है और आजसू को बोरो प्लेयर का नाम दिया जा रहा है। वही बागमुंडी में हुआ है। बागमुंडी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आजसू ने अपना उम्मीदवार तो खड़ा कर दिया है, लेकिन देखना यह होगा दोनों ही जगह पर आजसू के उम्मीदवार खड़े हैं और दोनों ही जगह पर फतह किसकी होती है, यह फैसला जनता के हाथों में है, बंगाल के आवाम के हाथों में है। और इसका निर्णय 2 तारीख को आएगा और झारखंड में जो उपचुनाव अभी तक हुए नहीं है उसका भी परिणाम जनता के हाथों के द्वारा ही आएगा और उसके बाद जो दिन निर्धारित किया जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर की जनता ने किसे अपना मत दिया है और कौन उस उपचुनाव और बंगाल के विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त किया है। जी 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 अगर यहां पर बात बंगाल के चुनाव को जिस तरीके से हम कर रहे थे, अगर बंगाल के चुनाव में जो बंगाल के सरजमी पर हवाएं चल रही हैं, चुनावी हवाएं, उन चुनावी हवाओं का असर झारखंड में कितना है? देखिए असर तो बिल्कुल है, क्योंकि झारखंड के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ममता बनर्जी, क्योंकि जो बंगाल की दीदी के रूप में जानी जाती है, उनका समर्थन कर दिए हैं और झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में बंगाल की ओर रुख कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन टीएमसी का भी एक मजबूत गठजोड़ दिखाई दे रहा है बंगाल चुनाव में, क्योंकि खुद एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दीदी के लिए चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं और वो कह सकते हैं एक बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का डर है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन अब वहां पर पहुंच चुके हैं और दीदी का जो कह सकते हैं गठजोड़ है, दीदी का जो समर्थन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजद की बात कर ले तो राजद भी कहीं पीछे नहीं है। राजद भी दीदी के समर्थन में, एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आजसू है। जी 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 शुभम, एक तरफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खुद हेमंत सोरेन जो हैं वो चुनाव बंगाल में नहीं लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बात अब आसाम की करेंगे। आसाम और पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति की जो सरगर्मी है वो भी बढ़ने लगी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर दल इन राज्यों के चुनावी समर में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल और असम को लेकर झारखंड में कैसे बढ़ा हुआ है सियासी तापमान और नेताओं के बीच कैसे जारी है जुबानी जंग, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिसकी जीत कई मायनों में किसी भी राजनीतिक दलों के लिए खास होगी। केंद्र में और असम में सत्ताधारी दल भाजपा हो, बंगाल की ममता दीदी की पार्टी तृणमूल हो,
या फिर दोनों राज्यों में चुनाव में जीत की ताल ठोक रहे कोई अन्य दल। हर कोई इस चुनाव में अपनी जीत को लेकर अपनी बाजी चल रहा है। खासकर राष्ट्रीय पार्टियों के लिए दोनों राज्य के चुनाव काफी मायने रखते हैं। यही कारण है कि जातिगत और धार्मिक समीकरण को देखते हुए कई राज्यों से दल के छोटे से लेकर बड़े नेताओं को भी चुनावी राज्यों में जिम्मेदारियां दी गई हैं। बंगाल और असम में आदिवासी वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में इन दोनों राज्यों के चुनाव में झारखंड के भी कई बड़े आदिवासी चेहरे को भेजा जा रहा है। बंगाल और असम चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस भी रेस में है। कांग्रेस के कई बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने स्टार प्रचारक की सूची में मुझे रखा है। कल मैं बागमुंडी गया था, जनसभा को संबोधित किया, उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगा। आज मैं जा रहा हूँ, सिलचर के लिए निकला हूँ। रात्रि विश्राम कलकत्ता होगा, कल सुबह मैं सिलचर चला जाऊँगा। वहाँ भी मैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में प्रचार करूँगा और उनके जिताने की अपील जनता से करूँगा। बंगाल और असम के चुनाव में राष्ट्रीय दल के झारखंडी नेता भी काफी सक्रिय हैं, जिससे झारखंड की राजनीति गर्मा गई। राज्य में विपक्ष और पक्ष के दल एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जिस भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल या जिस भी गठबंधन के साथ जुड़ती है उसका सत्यानाश हो जाता है। एक आधी अपवाद ऐसे हैं जहां गठबंधन का जो लीडिंग दल है वो काफी मजबूत रहा, जिसके कारण उसका अस्तित्व बच जाता है। नहीं तो कांग्रेस जिसके साथ हाथ मिलाती है उसका भस्म होना तय होता है। ये बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस गठबंधन को समर्थन कर रहा है उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, और असम में फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक साथ समर्थन कर रहा है। तो इस तरह का विरोधाभास जो राजनीति का है, ये कांग्रेस के इतिहास में शुमार है। बंगाल और असम को लेकर झारखंड सहित पूरे देश में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। हर दल इस चुनाव में जीत के लिए हर हथकंडा अपना रहा है। अब देखने वाली बात ये है कि दोनों राज्यों में जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। लातेहार में खनन विभाग लाख दावे कर रहा हो कि जिले में अवैध उत्खनन कार्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन दावों के पीछे की हकीकत बिल्कुल उल्टी है, जिसकी हकीकत भी वीआईपी न्यूज आपको दिखा रहा है। पूरा मामला लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत बरियातू का है, जहां पर बिरबिर गांव में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर उत्खनन का कार्य जोरों पर है। अब ऐसा नहीं है कि संबंधित विभाग को इसकी जानकारी नहीं हो, जानकारी है भी। कैसे ना ग्रामीणों ने लिखित शिकायत देकर जांच करने की मांग जो की थी, लेकिन मजाल है कमीशन खोर से रंगे हाथ ग्रामीणों की मदद के लिए आगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस तस्वीर में दिख रही 50 फीट से ज्यादा गहरी खाई को देखकर इतना तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ से उत्खनन किया जा रहा है। अब जरा इस खनन कार्य की हकीकत से भी आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल जिस जगह पर खनन किया जा रहा है वो बालूमाथ प्रखंड का बिरबीर गांव है, जहां जुनैद अनवर के नाम से एक पत्थर माइंस है, जिसका खाता संख्या 198, 199 और 200 है। ये तीनों प्लॉट खनन विभाग की ओर से दिए गए। इस प्लॉट में खाता संख्या 200 को छोड़कर बाकी प्लॉट अनवाद बिहार सरकार का दर्ज है। अब लीज प्लांट पर उत्खनन कार्य पूर्ण हो चुका है, तो लीजधारी के द्वारा गैर कानूनी तरीके से गैरम जरुआ भूमि का प्लांट अवैध तरीके से उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसे रोकने टोकने वाला भी कोई भी नहीं। हालांकि जिसका कई बार ग्रामीण विरोध कर चुके हैं, लेकिन लीजधारी के द्वारा हर बार ग्रामीणों को डरा धमका कर वापस भेज दिया जाता है। का हो तो ये सब लूट छीन कर ले तो हम इनके संख्या कम ही हो और वो सब संख्या में ज्यादा हथुन, तो ये सब लूटे काटे ले हम इनके तैयार भेले थे। कैसे लूट रहे हथिन, कहा हथिन कि हम इनकी जमीन है, कैसे कह के हम इनके बेटा भतार के सबके मारेल मोरवेल खोजा हथिन।
और कहथिन कि है नखो तो इनके जमीन का काम कर रहा थिन, कहा दिन पखल निकाल कर बेचे थे बालू मास से 12 या तो आदमी लगा के यहाँ से ले गए थे। अवैध उत्खनन के अलावा खनन स्थल पर इंसान के साथ साथ जानवरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस जगह पर खनन कार्य किया जा रहा है उस माइंस के अंदर कहीं भी ना तो बेंच छोड़ा गया है और ना ही माइंस की घेराबंदी की गई है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितना हम आपको बता रहे हैं वो 16 आने सच है। इतनी बड़ी लापरवाही कर अवैध उत्खनन से मालामाल हो रहे कारोबारियों के मनमाने रवैये से ग्रामीणों की जान पर भी मुसीबत आन पड़ी है। जिस तरह से नियमों की अनदेखी कर कार्य किया जा रहा है उससे आने वाले समय में किसी भी बड़ी अनहोनी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें 3 प्लॉट डीसी के द्वारा दिया गया है 198, 199, 200, जो कि अब उसका जो है सो पूरे जमीन में उत्खनन हो चुका है। अब जो उत्खनन जो किया जा रहा है वो गरमजरुआ जमीन प्लॉट नंबर 195 में हो रहा है और ऐती जमीन 196 प्लॉट में खनन किया जा रहा है। इसके संबंध में ग्रामीण लोग जो है सो हम लोग सीओ को, अंचल अधिकारी को हम लोग आरटीआई के माध्यम से एक आवेदन दिए हैं, जिसमें हम लोग मैंने लिखे हुए हैं कि 198, 99, 200, 195, 96 का हमको बताइए कैसे मैंने जो है सो कहाँ तक एरिया है। अब तीसरा कारनामा भी समझिए। जिस जगह पर अभी उत्खनन किया जा रहा है वहां पर पथ और पुलिया सटा हुआ है जो कभी भी विस्फोट से मालवा में तब्दील हो सकता है, जिससे एक बड़ी घटना होने की संभावना हर वक्त बनी रहती है। यहाँ भी लापरवाही और मनमानी का सिलसिला खत्म होता नहीं दिख रहा है और अब आगे भी जान लीजिए माइंस से उत्खनन के दौरान। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। धन्यवाद।